नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल 8 बेसिक एरोडायनेमिक्स को। और डिस्कशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। और जो उसका सेकंड सेक्शन था फ्लाइट एरोडायनेमिक्स में हम लोगों ने लिफ्ट को भी कंप्लीट कर लिया है और ड्रैग को भी कंप्लीट कर लिया है। और आज जो इसमें बचे हुए दो सेक्शंस थे, दैट इज लिफ्ट ड्रैग रेशियो और स्टॉलिंग, इन दोनों टॉपिक को हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट यस, हम आज इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम साथ में उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने इसके प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी टॉपिक है या जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिफ्ट ड्रैग रेशियो को। देखो, पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि हमने लिफ्ट को समझा, हमने ड्रैग को समझा, तो फिर हम लिफ्ट ड्रैग रेशियो को क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल वन वर्ड में जो आंसर होगा वो क्या होगा कि अगर हमें कभी भी फ्लाइट की परफॉर्मेंस को चेक करना हो तो फिर हमें लिफ्ट ड्रैग रेशियो जो है वो चेक करना होता है। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि लिफ्ट तो ठीक है, क्योंकि लिफ्ट भी आपका जो है कि वो एरोडायनेमिक फोर्स है और जो ड्रैग है वो भी एरोडायनेमिक फोर्स है। तो इसमें से लिफ्ट तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ड्रैग जो है वो थोड़ा सा वजह है कि वो जो थ्रस्ट है उसका वो अपोज कर रही होती है, तो हमारे लिए वो थोड़ी सी हार्मफुल होती है। जितना ज़्यादा ड्रैग होगा उतना ज़्यादा जो फ्यूल है उतना ज़्यादा यूज करना पड़ेगा आपके एयरक्राफ्ट को, आपका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगा। इस वजह से हम डिस्कस करते हैं लिफ्ट और ड्रैग का रेशियो क्या है, मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ड्रैग कितना जनरेट हो रहा है। तो अगर आपको जो एयरक्राफ्ट है उसकी लिफ्ट को कैलकुलेट करना है तो लिफ्ट को हम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लिफ्ट इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर सी एल इंटू एस, जहां पे सी एल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है। वैसे ही अगर आपको ड्रैग अगर कैलकुलेट करना हो कि ड्रैग कितना है तो ड्रैग को भी कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला होता है, बस सी एल दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को रिप्लेस करके वहां पे हमें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दैट इज सी डी करना पड़ता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके जो लिफ्ट और ड्रैग है वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपने लिफ्ट को भी कैलकुलेट कर लिया है और ड्रैग को भी कैलकुलेट कर लिया है तो अब हम फाइंड करेंगे लिफ्ट ड्रैग रेशियो को। देखो, फाइंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास सिंपल आंसर है कि हम एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं। लिफ्ट ड्रैग रेशियो दैट इज लिफ्टिंग फोर्स अपॉन ड्रैग फोर्स। लिफ्टिंग फोर्स का फॉर्मूला देखो, तो लिफ्टिंग फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है हाफ रो वी स्क्वायर सी एल इंटू एस अपॉन ड्रैग फोर्स दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर सी डी इंटू एस। तो इसमें से आप देखोगे तो हाफ रो वी स्क्वायर और एस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो लिफ्ट ड्रैग रेशियो मिलेगा वो मिलेगा सी एल अपॉन सी डी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग सिर्फ इन पे ही डिपेंड करता है जो लिफ्ट ड्रैग रेशियो होता है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है ये कैसे वेरी करता है और जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है ये कैसे जो है वो वेरी करता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट या कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है इनका जो वेरिएशन है वो होता है विथ वेरिंग एंगल ऑफ अटैक। डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक रखेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो भी आपका जो है वो डिफरेंट होगा, साथ में जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो भी चेंज हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट चेंज होने से लिफ्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग चेंज होने से जो ड्रैग की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो अभी क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ के थ्रू इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। ग्राफ में सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है और जो एंगल ऑफ अटैक है इन दोनों के साथ में कैसा रिलेशन है। तो ये जो ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है और आपको मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट वो मिल रहा है अप्रॉक्स 15 डिग्री एंगल पे। मतलब ये है कि 15 डिग्री एंगल ऑफ अटैक आप रखते हो तो जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो ग्रेटर होगा और जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट होगा उतना ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगी। हाँ, बस कंडीशन ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्टॉलिंग एंगल है उससे वो कम ही रहे। स्टॉलिंग एंगल के बारे में हम लोगों ने लिफ्ट में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, स्टॉलिंग एंगल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करोगे अप टू स्टॉलिंग एंगल जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद
यानी कि मैक्सिमम लिफ्ट आपको जो मिल रही है वो 15 डिग्री एंगल पे मिल रही है, यानी कि 15 डिग्री टू 18 डिग्री। डिफरेंट जो विंग की साइज, शेप और डिजाइन्स होती हैं उन पे वो डिपेंडेंट होता है। तो आपको 15 डिग्री टू 18 डिग्री एक अच्छा लिफ्ट जनरेट होके मिलता है एयरक्राफ्ट के थ्रू। चलो अब हम लोग ना सेकंड कंपेयर कर लेते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है और जो एंगल ऑफ अटैक है। तो ग्राफ में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी इंक्रीज करता है, बट रिलेटिवली जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है ना वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है अगर आप कंपेयर करो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट से। वजह थी कि एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करने से कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इंक्रीज हो रहा था, एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करने से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी इंक्रीज होता है, बट कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट के कंपेयर में रिलेटिवली फास्ट इंक्रीज करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर रहे हो तो ये सोच रहे हो कि आपको ज्यादा लिफ्ट मिलेगी, बट लिफ्ट के कंपेयर में जो ड्रैग आपको मिलना चाहिए था, आपको जो ड्रैग है वो ज्यादा मिलेगा। तो जब कभी भी आप दोनों का कंपेयर करोगे लिफ्ट और ड्रैग का, तो थोड़ा सा वो हार्मफुल होगा आपके लिए, हायर एंगल ऑफ अटैक। तो अब हम दोनों डेटा को ऐड कर लेते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ CL विथ एंगल ऑफ अटैक एंड वेरिएशन ऑफ CD विथ एंगल ऑफ अटैक। तो हमें क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो तो इंक्रीज कर रहा था, जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि रेशियो की बात हो रही है तो आपको पता चलेगा, ग्राफ से आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इनमें से आपको जो बेस्ट वैल्यू मिल रही है वो 3 डिग्री टू 4 डिग्री मिल रही है। यानी कि एंगल ऑफ अटैक अगर आप 3 डिग्री टू 4 डिग्री रखते हो तो आपको उस समय लिफ्ट बेस्ट और ड्रैग लिफ्ट ड्रैग के रेशियो के कंपेयर में आपको मिनिमम मिलता है। वैसे तो जो मिनिमम ड्रैग है वो आपको मिलता है -2 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे, जैसे कि बेस्ट लिफ्ट आपको मिलती थी 15 डिग्री टू 18 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे, लेकिन वो सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप सेपरेटली देखो एंगल ऑफ अटैक को और लिफ्ट को तो आप वहां पे बोल सकते थे कि 15 डिग्री या 15 डिग्री टू 18 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे लिफ्ट जो है आपको वो अच्छे से जनरेट होकर मिलती है। वैसे ही -2 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे जो ड्रैग है वो मिनिमम होता है, बट क्योंकि यहां पे हम दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, लिफ्ट को और ड्रैग को, तो लिफ्ट और ड्रैग को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो लिफ्ट ड्रैग रेशियो निकल के आता है वो आपको बेस्ट मिलता है कब, जब हम देखते हैं 3 डिग्री टू 4 डिग्री एंगल ऑफ अटैक। तो जो बेस्ट लिफ्ट ड्रैग रेशियो के लिए आपका जो एंगल है वो होगा 3 डिग्री टू 4 डिग्री एंगल ऑफ अटैक। अच्छा, अब हम जितना ज्यादा एंगल ऑफ अटैक रखेंगे, यानी कि एयरक्राफ्ट का जो एंगल ऑफ अटैक है जितना ज्यादा रखेंगे तो उसकी जो एयर स्पीड होगी वो उतनी लो होगी, और एंगल ऑफ अटैक जितना कम रखोगे तो उसकी जो फॉरवर्ड एयर स्पीड होगी वो उतनी ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करते हो तो अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो थ्रॉटल सेटिंग है ना वो कांस्टेंट रहेगी। थ्रॉटल सेटिंग में हमें चेंजेस नहीं करने, थ्रॉटल सेटिंग हमें कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करेंगे तो लिफ्ट जनरेट होने लगेगी और जो आपकी फॉरवर्ड वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि जो आपकी एयर स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगी। हाई एंगल ऑफ अटैक लो एयर स्पीड, लो एंगल ऑफ अटैक हाई एयर स्पीड, आपको ऐसा डेटा जो है वो मिल जाएगा। और सामने से जो एयर आ रही है वो एयरक्राफ्ट के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां पे एक पॉइंट और निकल के आता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो क्या होता है कि जैसे जो एयरक्राफ्ट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो हमने विंग इंस्टॉल कर रखी है, जो विंग लगी हुई है, उस विंग का जो कॉर्ड होता है, तो विंग का कॉर्ड और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इनके बीच में जो एंगल होता है, विंग्स की जो कॉर्ड लाइन है और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जिस पे एयर आके स्ट्राइक करती है आपके विंग को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट था लिफ्ट ड्रैग रेशियो से रिलेटेड। तो अभी हम लोग जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज स्टॉलिंग, अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि स्टॉलिंग का क्या मतलब है। देखो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करते हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है वो इंक्रीज होता जाता है, बट ग्राफ से क्या प्रूफ हो रहा था कि अगर आप एंगल ऑफ अटैक को एक डिफाइंड एंगल से ज्यादा इंक्रीज करते हो तो जो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है ना वो सडन फॉल हो जाता है, मतलब जो लिफ्ट है वो स्पॉइल हो जाती है। जिस एंगल पे ये फेनोमेना होता है उसको हम स्टॉलिंग एंगल बोलते हैं। और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ स्पीड
और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करने से जो एयर स्पीड है वो लो होने लगती है। इसका मतलब कि लो स्पीड जो होगी एयरक्राफ्ट की, जिस स्पीड तक एयरक्राफ्ट स्टॉल नहीं हुआ है, हम उस स्पीड को क्या बोलेंगे कि वो स्टॉलिंग स्पीड है। जिस स्पीड तक वो स्टॉल नहीं हुआ है उससे भी लो अगर हो गई तो हम बोलेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल कर जाएगा। तो एयरक्राफ्ट की एक मिनिमम स्पीड है जहां तक वो स्टॉल नहीं करेगा, और एयरक्राफ्ट का एक मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक है जहां तक वो स्टॉल नहीं करेगा। जिस पॉइंट पे वो फिनोमेना हो रहा है हम उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं कि वो स्टॉलिंग, अगर एंगल होगा तो एंगल ऑफ अटैक, और अगर स्पीड होगा तो स्टॉलिंग स्पीड बोलेंगे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज कर देते हैं तो एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करने से जो स्टॉलिंग पॉइंट है वो जल्दी हो जाता है। अच्छा, स्टॉल कैसे हो रहा है? स्टॉल होने का मतलब होता है कि लिफ्ट जो है वो जीरो हो गई है, लिफ्ट जनरेट ही नहीं हो रही। मतलब क्या कि जो सेपरेशन पॉइंट था, जो विंग के अपर सरफेस से एयर जो है वो ट्रेवल करके बैकवर्ड जा रही थी, जो सेपरेशन पॉइंट था वो फॉरवर्ड मूव हो गया है और एयर जल्दी सेपरेट हो जा रही है। जल्दी सेपरेट होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट की लिफ्ट थी वो जनरेट नहीं हो पा रही है। तो जो स्टॉलिंग है वो एक फेनोमेना है। जब भी हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं तो फ्लाई करने के टाइम पे जो पायलट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एयरक्राफ्ट को वो स्टॉल ना होने दे। स्टॉल ना होने दे इसके लिए जो पायलट है उसको पता भी होना चाहिए कि हमारा एयरक्राफ्ट स्टॉल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वैसे तो हर एयरक्राफ्ट पे जो आपका एक स्टॉलिंग एंगल होता है एक पर्टिकुलर स्पीड पे। अच्छा, डिफरेंट स्पीड पे जो स्टॉलिंग एंगल है वो डिफरेंट होता है। तो जिस भी स्पीड पे जो स्टॉलिंग एंगल होगा वो स्टॉलिंग एंगल की जो डेटा है वो पायलट के पास होता है। बहुत बार तो पायलट को इन्फॉर्म भी नहीं हो पाता, उसको पता भी नहीं चल पाता। तो इस वजह से बहुत सारी डिवाइसें इंस्टॉल की जाती हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, जैसे कि पायलट को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। तो स्टॉल होने से पहले उसे हम बोलेंगे प्री स्टॉलिंग अलर्ट। स्टॉल होने से पहले जो पायलट होता है वो जिस कंट्रोल कॉलम को पकड़ के बैठा होता है वो कंट्रोल कॉलम और जो रडर पैडल होता है इनमें जो है वाइब्रेशन या शेकिंग होने लगती है। जब ये शेकिंग होने लगती है तो समझ में आ जाता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो स्टॉल के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुका है। तो जो पायलट होता है वो ये समझ जाता है कि अगर हमने अब एयरक्राफ्ट की स्पीड को और थोड़ा भी लो किया या फिर जो एंगल ऑफ अटैक है उसको अगर मैंने और इंक्रीज किया तो जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल हो जाएगा। बहुत बार ये स्टॉल का जो वार्निंग है जो कि प्री अलर्ट सिस्टम होता है, बहुत बार ये पायलट को पता ही नहीं चल पाता। जब पता नहीं चल पाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम जो स्टिक शेकर होता है, स्टिक शेकर एक डिवाइस होती है, स्टिक शेकर डिवाइस को हम इंस्टॉल करके रखते हैं। वो भी वाइब्रेशन ही करती है, वाइब्रेशन करके जो पायलट है उसको अलर्ट करती है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल की पोजीशन में पहुंचने वाला है और अब आपने अगर स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज या एंगल ऑफ अटैक को थोड़ा भी इंक्रीज किया तो जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल हो जाएगा। अच्छा, बहुत बार एयरक्राफ्ट का साइज काफी बड़ा होता है तो उसको स्टॉलिंग से रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि जो पायलट है उसे पता तो चल गया कि जो एयरक्राफ्ट है वो स्टॉल होने वाला है, लेकिन स्टॉल से बचाने के लिए उसको जो एफर्ट डालना पड़ता है वो एफर्ट काफी ज्यादा डालना जो है हो जाता है। तो वेट ज्यादा होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है उस पर उतना इंपैक्ट जो पायलट है वो नहीं डाल पाता। इस वजह से उसमें एक और डिवाइस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिक पुशर। तो स्टिक पुशर जो है उसका यूज करके जो कंट्रोल कॉलम है वो उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हम लोग जो है शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जो एंगल ऑफ अटैक है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हमें यह पता करना हो कि जो एयरक्राफ्ट है वो किस स्पीड पे स्टॉल करेगा, हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। और यहां पे भी हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हम लोगों ने लिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिफ्ट इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर CL इंटू एस। यहां से क्या करेंगे कि जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको हम एक्सटेंड करेंगे आउटवर्ड, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ लिफ्ट अपॉन हाफ CL रो इंटू एस। लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी है आपको वो दिख रही होगी कि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू लिफ्ट, लेकिन स्टॉल की सिचुएशन में तो जो लिफ्ट है वो आपकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लिफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमें लिफ्ट को ना यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा वेट के साथ। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा स्टॉलिंग वेलोसिटी का या स्टॉलिंग स्पीड का वो मिल जाएगा स्टॉलिंग स्पीड इक्वल टू रूट ऑफ वेट अपॉन हाफ रो CL इंटू एस।
यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि वेट जितना ज्यादा होगा उसकी जो स्टॉलिंग स्पीड है वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में है, तो वेट जितना ज्यादा होगा स्टॉलिंग स्पीड जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी। और साथ में हम ये भी सोचते हैं कि जब भी हम एयरक्राफ्ट को डिजाइन करें तो उसकी जो विंग है उसको हम स्टॉल ना होने दें। वैसा तो स्टॉल होगा, अगर स्टॉल होता है तो स्टॉल के टाइम पे भी डिजाइनिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि जो विंग का रूट है वो पहले स्टॉल हो और जो विंग की जो टिप होती है वो बाद में स्टॉल हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो रूट वाला एरिया है ना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि जो टिप वाला एरिया होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली लो होती है अगर हम रूट से कंपेयर करें तो हम डिजाइनिंग के टाइम पे क्या ध्यान देते हैं कि रूट पे जो एंगल ऑफ अटैक है वो हाई हो और जो टिप होता है वहां पे एंगल ऑफ अटैक लो हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो रूट है वो जल्दी स्टॉल हो जाएगा और जो आपका टिप होता है वो डिले स्टॉल होगा। तो ऐसा होने पे अच्छा, ये जो विंग की डिजाइनिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि रूट पे एंगल ऑफ अटैक हाई रहेगा और जो टिप होती है वहां पे एंगल ऑफ अटैक लो रहेगा, इसको हम वॉश आउट बोलते हैं। इसको मैंने भी इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है, वॉश आउट और वॉश इन क्या होता है। तो ये इसके बेनिफिट हो जाते हैं। अच्छा, साथ में अगर हम और चाहते हैं कि हम इसके अलावा और क्या करें जिससे कि जो हमारा विंग है वो स्टॉल होने से बच जाए, तो ऐसा करने के लिए जो विंग का रूट वाला एरिया होता है, रूट वाले एरिया के जो लीडिंग एज है उस लीडिंग एज पे हम एक स्ट्रिप लगा देते हैं, उसे हम स्टॉल स्ट्रिप बोल सकते हैं। स्टॉल स्ट्रिप लगा देते हैं, उससे भी यही होता है कि आपका जो विंग है उसका जो रूट वाला एरिया है वो हाई एंगल ऑफ अटैक पे हो जाता है और उसके अलावा भी जैसे जो एयर आपकी फ्लो होकर आ रही है वो एयर जब शार्प एज पे पड़ती है तो जो आपका फ्लो लेमिनार था वो थोड़ा सा फॉरवर्ड, जो उसका होता है ट्रांजिशन पॉइंट, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है जिससे कि आपका जो रूट है वो जल्दी स्टॉल कर जाएगा और जो विंग है वो डिले स्टॉल करेगा। इसके अलावा भी जो विंग का जो कैम्बर होता है वो विंग का जो कैम्बर है उसको भी ऐसे डिजाइन करते हैं कि रूट पे जो कैम्बर एरिया है वो ज्यादा हो और जहां पे टिप होती है वहां पे कैम्बर एरिया कम हो। तो कैम्बर एरिया भी हम चेंज कर देते हैं जिससे की वजह से जो आपका विंग का रूट है वो जल्दी स्टॉल हो जाएगा और जो आपका विंग का जो टिप होता है वो डिले स्टॉल होगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस रहा लिफ्ट ड्रैग रेशियो और स्टॉल का। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब जो टाइम है वो आ चुका है कि इस वीडियो से रिलेटेड, अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में आए हैं उनके हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 103 से। जिसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे सॉल्व करवा लिए हैं और यहीं से हम लोगों का जो लिफ्ट ड्रैग रेशियो और जो स्टालिंग का टॉपिक है वो 103 से स्टार्ट होता है। तो जितने भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं उनमें से ये पहला क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट एंगल ऑफ अटैक इफ डेंसिटी इंक्रीजेस देन लिफ्ट ड्रैग रेशियो। तो पहली बात तो यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक कांस्टेंट है, तो अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो लिफ्ट ड्रैग रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, ड्रैग तो इंक्रीज होगा ही, लिफ्ट भी इंक्रीज होगी। सो जो ओवरऑल इसका रिजल्ट रहेगा वो रहेगा कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, लिफ्ट ड्रैग रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 104 and right answer of this question is C, less than the lift drag ratio prior to stall. All right, this is question number 105 and the right answer of this question is B, next 106 and the right answer of this question is B. All right, 107, if the aspect ratio fill in the blanks, the induced drag will be hard. Okay, so right answer of this question is A.
108 induced drag is a part of, ये तो याद ही होगा, हम लोगों ने जो भी ड्रैग का टॉपिक था वहां पे डिस्कस किया हुआ था. सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लिफ्ट. ओके, 109. And the right answer of this question is B, transonic and supersonic speed. All right. Next question is 110. And the right answer of this question okay, 101. Sorry, 11111. And the right answer of this question is C. And the next question is 112. And the right answer of this question is, all right, A. So let's move to the next question, and the next question is 113. And the right answer of this question is the stalling angle and critical angle. या दोनों का नाम सेम ही नाम है. ओके, सो राइट आंसर इज सी. 114. At stall, the wingtip stagnation point. And the right answer of this question is B, moves toward the lower surface of wing. Okay. Then next question is 115. And the right answer of this question is A. Next one is 116. If the wingtip stalls before the root on a swept wing aircraft, the aircraft will. Okay, 116. And the right answer of this question is B, pitching nose up. All right. Next one is the 117. And the right answer of this question is B. One 118. And the right answer of this question is A. Next one is 119. And the right answer of this question is A. One to 0. And the right answer of this question is A. Next one is 1 to 1. And the right answer is A. Next one is 1 to 2. And the right answer of this question is C. All right, let's move to the next question. And the next question is 1 2 3 at stall. Okay. So right answer of 1 2 3 is B. Next one is 1 2 4. And the right answer of this question is C.
asymmetrical aileron control at or near stall angle of attack. So C is the right answer. Okay, 1 to 5. This question is about delta wing, and the right question of 1 to 5 is A. Next one is the 1 to 6, and the right answer of 1 to 6 is B. It provides the pilot with a warning of complete loss of lift. All right, so let's move to the next question. Next question is 1 to 7, and the right answer of this question is C. Okay, and the next question is 1 to 8, and the right answer of 1 to 8 is C. Stall at a higher speed. Okay, next one is 1 to 9. If an aileron is moved downward, aileron is moving downward. Okay, so the right answer of 1 to 9 is B. The stalling angle of that wing is decreased. Okay, so next one is 130, and the right answer of 130 is C. And the next question is 131. When engine failures occur and lift is forward to wait. Okay, lift is forward. देखो मैं आपको जो भी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, डेट इज थ्योरी ऑफ फ्लाइट, तो वहाँ पे ना ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से डिस्कस हो जाएगा कि लिफ्ट फॉरवर्ड होगी, वेट और ड्रैग और थ्रस्ट, इनमें जो इनकी पॉइंट होती है ना, उन सबका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं 131, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए. नेक्स्ट वन इज 132, and the right answer of this question is A. Stick shaker. यहाँ पे बात आपकी ये हो रही है ना कि जो भी कंट्रोल कॉलम है वो इन ऑपरेटिव होना चाहिए. इन ऑपरेटिव जब हो जाएंगे तो एक्चुअली जो आपका विंग का जो ट्रेलिंग एज है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो कंट्रोल सरफेस है वो लगे होते हैं, तो वहाँ पे जब फिटिंग होती है तो ये पता हो जाता है कि आपका जो भी प्री इंस्टॉल है वो होने वाला है. तो ऐसे सिचुएशन में जो वहाँ के आपके कंट्रोल सरफेसेस है वो इन ऑपरेटिव हो जाते हैं. और इससे भी जब हैवियर सिचुएशन आती है और अगर हैवियर एयरक्राफ्ट है तो हम स्टिक पुशर का यूज करते हैं. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133, and the right answer of this question is B. Stick pusher. आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है. हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, डेट इज थ्योरी ऑफ फ्लाइट. मेन जो एरोडायनेमिक्स है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है. जो थ्योरी ऑफ फ्लाइट का सेक्शन है और जो लास्ट सेक्शन है वो आपका जो रहेगा वो रहेगा स्टेबिलिटी. ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल 8 के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए. तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करने वाले हैं जो होती है थ्योरी ऑफ फ्लाइट को. और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी मॉड्यूल की जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें थोड़ा सा हेल्प कर रहे होंगे. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक मॉड्यूल की प्रिपरेशन करते रहें और मस्त रहें.